बाटला हाउस के मुद्दे को लेकर के बवाल मचाया जा रहा है। हम्म। मुजफ्फरनगर से लेकर के कांग्रेस का जो एक नेता है उसने भी लिया है, सलमान खुर्शीद ने जिस तरह से कहा था इंदिरा सोनिया गांधी रोई थी। ये पूरा क्या धमकाया जा रहा है कि अखिलेश यादव आएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश का वही हाल होगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप देख रहे होंगे कि वो एक खैराती है जो घूम रहा है उत्तर प्रदेश में, राजीव शुक्ला का चेला, वो पूरा मुजफ्फरनगर इधर उधर पूरे लॉ एंड ऑर्डर पर मतलब काटने की कोशिश कर रहा है। ऐसे पूरे गैंग लगे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी पूरी तरह से लग चुके हुए हैं। हम्म। आपको क्या लगता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, ये बाटला हाउस एकाएक मुद्दा क्यों बन गया? हाँ मनीष जी, पहले तो आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि हम लोग पिछले 4 5 5 6 दिनों से एक एक मुद्दे पे रोज बात कर रहे हैं। बिजली, आज पानी, छठा दिन है स्वास्थ्य, जी। रोजगार, किसान, सब पे किया। आज छठा दिन है। इसीलिए मैंने ये आखिरी दिन के लिए रखा था ये मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कानून व्यवस्था पहले नंबर का मुद्दा होने जा रहा है। पहले नंबर का। मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश का की तुलना इन 5 सालों में सबसे पहले जो जनता इस समय, मैं जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ, और लोगों से जो बात हो रही है, जिलों से जो बात हो रही है, बहुत से लोगों को आप देख रहे हो यूट्यूब पे जो छोटे छोटे यूट्यूबर चल रहे हैं उन लोगों के, कि जनता की पहली प्राथमिकता वोट डालते समय कानून व्यवस्था है। क्यों? इसलिए है क्योंकि अखिलेश के समय में कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त थी, बहुत बुरी तरीके से। हम लोग इस पर पिछले कई चर्चाओं में इसका जिक्र कर चुके हैं। मैं थोड़े छोटे से उदाहरण दे दूं कि कानून व्यवस्था का क्या हाल रहा होगा। 2 3 बातें हैं, उस पर फिर हम लोग आते हैं कि मनीष जी, सरकार बनी थी उसके 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10, ये समझ साल भर बाद, प्रतापगढ़ में कोई डीवाईएसपी जियाउल हक मारा गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी। और गैंग वार रोकने के लिए हो गए थे, उसी गैंग में एक गैंग ने उनकी हत्या कर दी थी, तो उसको इन्होंने 50 लाख का मुआवजा दिया था। लेकिन ये पहली बार इस देश ने देखा, या उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि जो परिवार उन गैंग वार में, एक गैंग का जो परिवार उसकी हत्या के लिए नामजद है, आज भी मुकदमा चल रहा है उस पर, उस परिवार को 40 लाख रुपए का मुआवजा देने इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके साथ आजम खान, ये दोनों 20 20 लाख रुपए के 2 चेक लेके उस हत्यारे के घर गए थे, जो हत्यारोपित हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। जरा ऐसा कई उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि डीवाई, ये विकास दुबे का जब ये लोग समर्थन कर रहे थे तो मुझको कोई ताजुब थोड़ी हुआ था। ये पहले कर चुके हैं कि एक डीवाईएसपी की हत्या में हत्यारोपित गिरफ्तार लड़का, उस गैंग में 2 लोग जो मारे गए थे, उनके परिवार के यहाँ 20 20 लाख रुपए के 2 चेक लेके इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और आजम खान नंबर 2 था मंत्री कैबिनेट का, वो उस हत्यारे के घर गए थे, उनको दे के आए थे 40 लाख रुपए। बड़ी आलोचना हुई लेकिन वो वापस नहीं हुए। तो ये 2013 की स्थिति थी। और इनको आखिरी स्थिति बता दूं आपको, जो इनके साथ कार्यकाल की आखिरी थी, मेरे ख्याल से जुलाई या अगस्त में हुआ था, 2016, इनके वर्ष के आखिरी कार्यकाल में। उसमें डीवाईएसपी मरा था मनीष जी 2013 में मार्च में। और इसमें मथुरा का कांड हुआ था, जवाहर बाग कांड, जिसमें राम वृक्ष यादव, जिसने कब्जा कर बहुत रखा था चर्चित हो रहा सरकारी, है। जिसने जी जी जी। मेन मथुरा शहर के अंदर कब्जा कर रखा था, उस मुठभेड़ में मनीष जी एसपी सिटी की हत्या कर दी थी उसने। मुकुल द्विवेदी नाम था उनका। एसपी सिटी मारे गए थे, 2 पुलिस वाले और मारे गए थे, एक इंस्पेक्टर मारा गया था। और मनीष जी उसके बाद जब सफाई करके वहां से बरामदगी हुई तो 47 बंदूकें, 100 से ज्यादा ग्रेनेड और दुनिया भर की चीजें बरामद हुई थी। वो मेन मथुरा शहर में रह के ये गैंग चला रहा था। तो ये इनके कार्यकाल के पहले साल से लेके 5वें साल तक ये स्थिति थी। ये भी आप के दर्शकों को बता चुका हूं कि खुद आजम खान ने चौथे साल में खड़े होकर कहा था कि 4 साल के अंदर अब तक हमारे यहाँ पुलिस पर गुंडों ने 1044 बार हमले किए हैं, जिसमें से 20 से ज्यादा पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। तो ये जंगल राज का एक नमूना है। कस्टोडियल रेप में मैं बता चुका हूँ कि 95 96% कस्टोडियल रेप उत्तर प्रदेश में हो रहे थे। देखिए, रेप की घटनाएं एक अलग चीज है, लेकिन कस्टोडियल रेप होना मतलब रक्षक और भक्षक एक ही काम में जुटे हुए थे। पाकिस्तान में जुटे हुए हैं। एक ही काम में जुटे हुए थे, किसी को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। इस चुनाव में वोट जो पड़ेगा, हर वोटर के, आज लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, ये खैराती जो है लुटियन मीडिया, ये महंगाई और रोजगार और फलाना, ये फटा हुआ ढोल बजा रहा है। ये हम्म। मुद्दे बहुत बाद में आते हैं मनीष जी। मैं एक और बड़ी खास चीज कह दूं कि ये मंदिर जो है, चाहे वो अयोध्या का हो चाहे काशी का हो,
ये मनीष जी, ये दूसरे नंबर पे है ये मुद्दा आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के चुनाव में। पहले नंबर का मुद्दा कानून व्यवस्था है। किसी महिला से बात कर लीजिए, किसी गरीब आदमी से बात कर लीजिए, किसी व्यापारी से बात कर लीजिए, वो सबसे पहले कहता है कि योगी बाबा ने कानून व्यवस्था सुपर कर दी है, गजब की कर दी है, गुंडे गायब हैं। बिल्कुल और मैंने बिल्कुल बताया ना कि मैंने 50 साल की उम्र में, 57 साल मेरी उम्र हो रही है, मैं पहली बार जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं पहली बार वो माहौल देख रहा हूँ कि पिछले 5 साल में लखनऊ शहर में कोई माफिया नहीं है। अन्यथा 2017 से पहले का कोई कालखंड ऐसा नहीं मुझे याद आता जब शहर में 2-3 माफिया ना रहे हों, और जिनके जो पूरे शहर को चलाते थे, मतलब उनके उनके जो फरमान जारी होते थे तो उस पे डीएम और एसएसपी नाचा करते थे, क्योंकि वो सत्ता के संरक्षण में चलता था वो माफिया तंत्र। तो ये मैं पहली बार मैंने 5 साल में अनुभव किया कि लखनऊ राजधानी में कोई माफिया नहीं है। एक आम आदमी आराम की जिंदगी जी रहा है। पिछले 5 साल में इस राजधानी के अंदर एक भी ऐसा घटनाक्रम मुझे सुनने में नहीं आता जिसपे किसी गुंडे ने किसी की जमीन कब्जा कर ली हो, किसी का मकान कब्जा कर लिया हो। ऐसा एक भी घटनाक्रम नहीं है। तो ये जो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, मैंने कहा उसकी सूची गिनाऊंगा तो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आपके दर्शकों को बता दूं कि ये सबसे खास है, जो आपका टाइटल भी है बहस का, कि योगी खरे अखिलेश खोटे क्यों। इसमें मैंने कहा ना उनके समय में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति, इन उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं मनीष जी, जो बाटला हाउस, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, और इन न्यूज चैनलों को शर्म आनी चाहिए। बुला के 1.5-1.5 फीट वाली दाढ़ी वाले मौलाना को बैठा लेते हैं कि अब भी ये बेशरम अब भी मनीष जी उसका मनीष जी एक घटनाक्रम है बटला हाउस का, जो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है, और जिसका जिक्र ये लोग नहीं करते हैं, जिसका जिक्र ये लोग नहीं कर रहे हैं। और मैंने कहा ना, ये वो मौलाना तो नहीं करेंगे, उनके तो चलिए उनका तो चरित्र वो है। इन न्यूज चैनलों को तो पूछना चाहिए वो सवाल। एक ऐसा घटनाक्रम है मनीष जी, एक ऐसा तथ्य है जो धज्जियां उड़ा देता है बाटला हाउस पर सवाल उठाने वालों की। मनीष जी, 19 सितंबर 2008 को मेरे ख्याल से बाटला हाउस की मुठभेड़ हुई थी। उसमें दो तो मार दिए गए थे आतंकवादी, और 2 फरार हो गए थे। एक पकड़ लिया गया था। एक लड़का पकड़ा गया था, मोहम्मद सैफ। वो उसी में पकड़ लिया गया था, उस मुठभेड़ में। किनारे डाल दीजिए मनीष जी बटला हाउस को, वो वहां से पकड़ा गया था, तो दुनिया की आंखों के सामने पकड़ा गया था, तो बवाली भीड़ के सामने मैं पकड़ के उस लाई थी घटना पुलिस। स्थल पे था सर, क्योंकि मेरा रिहायश उस समय बिल्कुल बगल में कालका जी में मैं रहता था, और सबसे पहले हाँ पहुंचने वाले में से मैं था। जी जी जी, बताइए। हाँ मनीष जी, इसके बाद एक एक और मुकदमा चला। उस मतलब जी। वो मुकदमा चल ही रहा था जब दिल्ली में बम विस्फोट हुए थे 2008 में। उससे पहले मनीष जी दिल्ली में हुए थे मेरे ख्याल से अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में। और मई 2008 में जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे 8। उसमें 71 आदमी मर गए थे, बिल्कुल और सर। 185 लोग घायल हुए थे। हम्म और मनीष जी, जब ये मोहम्मद सैफ बाटला हाउस से पकड़ा गया, हम्म तब पुलिस को सिरा मिला। जब हम्म इसकी कुटाई हुई तो इसने उगलना शुरू किया। जब उगला गया तो फिर और लोग पकड़े गए। और उस जयपुर सीरियल ब्लास्ट का जब केस चला, और उसका फैसला मनीष जी इसी 2 साल पहले दिसंबर 2019 में आया। दिसंबर 2019 में आया। और मनीष जी, उसमें मोहम्मद सैफ को सजाए मौत दी है, जिसको ये निर्दोष बता रहे हैं बाटला हाउस का। मैंने कहा बाटला हाउस तो किनारे कर दीजिए। किनारे बटला कर। हाउस में जो बटला हाउस में जो मोहम्मद सैफ जिंदा पकड़ा गया था, और जिसकी निशानदेही पे फिर बाद में सारे लोग पकड़े गए, इसमें कौन हम्म कौन शामिल था, फिर उनको पुलिस ने पकड़ा, एजेंसियों ने पकड़ा। तो जयपुर ब्लास्ट में जिसमें 71 लोग मर गए थे, उसका जब मुकदमा चला, सारी गवाहियां हुई, सारे तथ्य इकट्ठे किए गए, तो उसमें उस मोहम्मद सैफ को सजाए मौत मिली है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो ये क्या है, अगर वो बटला हाउस में सब बड़े निर्दोष थे, तो ये, और वो जो मनीष जी 2 मर गए थे वो भी उसमें जयपुर ब्लास्ट में थे, लेकिन चूंकि वो मर चुके थे, ये उसी मोहम्मद सैफ की, जिसको फांसी की सजा मिली है, उसी की हम्म। गवाही है। और उसी की उसने मनीष गवाही जी है। और उसी ने मनीष जी एक नाम और बताया था, मोहम्मद आरिज। मोहम्मद मोहम्मद आरिफ। आरिज, वो जो भागे थे उनमें से एक था वो। और हम्म। उसको 2018 में नेपाल बॉर्डर पे एजेंसियों ने पकड़ा। जब मोदी सरकार, वो 2014 तक तो उसको नहीं पकड़ा जाना था, क्योंकि ये लोग तो कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग तो इसको मासूम निर्दोष सब बता रहे थे, तो उनके घरों में जाके छाती कूट रहे थे। जब मोदी सरकार आई, एजेंसियां सक्रिय हुई, तो उसको कैसे हम्म फंसाया गया ट्रैप में।
वो नेपाल में जाके पूरा अड्डा जमाए हुए था। तो मनीष जी, नेपाल से जब वो इंडिया में घुसा तो नेपाल बॉर्डर पे उसको पकड़ लिया गया था। उस मोहम्मद आरिज को इसी 25 मार्च 2021 को एक फैसला आया है साकेत कोर्ट का, दिल्ली का। उस मोहम्मद आरिज को उसी बटला हाउस कांड में मोहन चंद शर्मा की हत्या के लिए सजाए मौत दी गई है, फांसी की सजा। तो मोहम्मद मोहम्मद सैफ को जयपुर की बम ब्लास्ट के लिए सजाए मौत, और मोहम्मद आरिज को बाटला हाउस के लिए। तो ये निर्दोष है। तो ये क्या कहना चाहते बिल्कुल। हैं कि मतलब हिंदुस्तान की ये पुलिस अदालत को भी खराब है, नहीं मानते, किसी चीज को नहीं ये मानते। हिंदुस्तान की अदालत नहीं मानते, तो ये किसको मानते हैं? कि तालिबान, इनके फैसले क्या तालिबान से कराया जाएगा जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं? इनको शर्म आनी चाहिए। और सबसे ज्यादा इन मौलानाओं के धज्जियां उड़ाने के लिए ये तथ्य मीडिया जिक्र नहीं करती है। जब ये उनको बुला के बैठाते हो बेशर्मों को, बेशर्म क्या है तो देशद्रोही जो आके इस तरह की बातें करते हैं, आतंकवादियों को खुलकर वो करते हैं समर्थन। तो वो जो एंकर बैठा है उसको तो कहना चाहिए कि ये क्या है। मोहम्मद साहब को जयपुर ब्लास्ट के लिए फांसी की सजा क्यों हुई है? तो वो निर्दोष था, वो बड़े मासूम बच्चे थे। तो ये है मनीष जी बटला हाउस की, केवल यही एक तथ्य मोहम्मद सैफ को जो जयपुर ब्लास्ट में फांसी की सजा हुई है, इससे समझ में आ जाता है कि वो और उसके साथ जो लोग थे, मैंने कहा जो दो मर गए वो भी उसी जयपुर ब्लास्ट में थे, लेकिन चूंकि वो मर गए तो इसलिए उनका नाम मुकदमे से हट गया था। तो ये असलियत है बाटला हाउस की। और इसको उत्तर प्रदेश चुनाव में एक बार फिर ये कहते हैं भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही, भाजपा ने हिंदू मुसलमान कर रही, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करा रहे हैं मुस्लिमों का। ये वो तौकीर रजा ने इसको छेड़ा और उसके बाद सब आगे टूट पड़े इसके ऊपर। तो ये मुस्लिमों का ध्रुवीकरण करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैंने शायद कल ही परसों आपसे जिक्र किया था कि एक खबर जो मुझको मिल रही है फीडबैक, वो उसको मैं बहुत निश्चिंत होकर नहीं कह सकता क्योंकि मेरा सीधा नहीं है, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो बहुत गरीब मुसलमान है गांवों में, और जिसको पिछले 1.5-2 साल में जमकर पूरा लाभ मिला है, कोरोना काल में गैस भी मिली है, राशन भी मिला है, वो किसी की सुन नहीं रहा है मनीष। वो कह रहा है तुम लोगों ने हमको कभी कुछ नहीं दिया और इस सरकार ने हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया, और इस मुसीबत के समय में इसने हमको मरने नहीं दिया। इसने हमको, अगर पैसा हिंदू के पास आया तो हमारे पास भी आया, पैसा राशन हिंदू के पास गया तो हमको भी मिला, हमको भी घर मिला, हमको भी शौचालय मिला, तो हमको भी बिजली मिली। तो वो नल से जल बता चुका हूँ, शायद कल ही बताया था कि मेरे घर में भी पाइप से पानी आने लगा है, अगर हिंदू के यहाँ आ रहा है। तो वो लोगों की सुन नहीं रहा। तो ये इनको लग रहा है कि शायद एक मुस्लिम आबादी में भी अगर संभावित कोई ऐसा रुझान आ रहा है तो उसको खत्म करने के लिए उन्होंने फिर वो फटा ढोल बजाना शुरू किया बाटला उसका। लेकिन ये इस तरह से इन्होंने करके इन्होंने अपने लिए फिर एक अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है कि इससे लोगों की यादें फिर ताजा हो गई कि इनको आतंकवादियों को खुल के इनको समर्थन करना है, इनको अपराधियों का समर्थन करना है। और आप देख रहे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अभी सपा के प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं, एक मतलब चर्चा हत्या और हत्या के प्रयास के मुकदमों में नामजद लोग इनके प्रत्याशी बनाए। तो ये तो अखिलेश यादव ने एक तरह से जनता की आंख से पट्टी हटाने का काम किया कि अगर कहीं कोई पट्टी तुम्हारे आंखों में चढ़ी हो तो उस पट्टी को हटा लो, हम वैसे ही हैं जैसे आज से 5 साल पहले थे। पहले थे। बिल्कुल साफ संकेत है सर। आप जब टीवी पे आने वाले इन मौलानाओं की, ये तौकीर रजा शायद नाम है, इन लोगों के जिक्र करते हैं, कमाल की बात यह है कि बीबीसी का संपादक रहा हुआ एक व्यक्ति जो यहाँ पर, कुर्बान अली मेरे ख्याल से नाम है शायद, हाँ, उसने अर्जी सुप्रीम कोर्ट में डाली कि धर्म संसद में जो हुआ वो आतंकी गतिविधि थी, सुप्रीम कोर्ट को धर्म संकट पे रोक लगानी चाहिए, लेकिन इन तौखीर रजाओं पे कभी नहीं। कभी ऐसे संपादकों ने, ये तुष्टीकरण के समाज के संपादकों ने कभी किसी भी ब्लास्ट पे कोई याचिका नहीं दाखिल की आज तक। इस न बाटला हाउस पे ना इतने सीरियल ब्लास्ट में इतने नाम आए हैं, लेकिन एक धर्म संसद में जब कुछ लोग जो अननोन से लोग हैं, कोई बहुत प्रभावशाली नहीं, कोई एमपी एमएलए नहीं है वो, कोई भविष्य भूत का काल का कोई मिनिस्टर नहीं है, वो सामान्य आदमी है, ऐसे लोगों ने कहीं कोई संसद, धर्म संसद का आयोजन किया और वहां यदि कुछ बातें हुई तो माते सुप्रीम कोर्ट तक गई और उसका वकील कपिल सिब्बल होता है। कमाल की बात यह है, लेकिन वही लोग, ये तौकीर रजा और इस तरह के लोगों पे कोई टिप्पणी नहीं करता कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी हो, अदालतों ने सजा दे दी हो देश की, उसको कहा जा रहा है निर्दोष है। तो ये अपने आप में दिखाता है, मुझे लगता है कि इस तमाम पक्ष आईने की तरह साफ होने चाहिए कि इनका असली चेहरा सिर्फ वो मौलाना नहीं है जो चेहरे पे आ रहे हैं, पत्रकारिता के आवरण में घुसे हुए वैसे वैसे लोग भी हैं जो सेकुलर जर्नलिज्म करते रहे अब तक, कुछ दिन पहले तक सेकुलर जर्नलिज्म का नकाब उड़ा, लेकिन उनके अंदर कितना धर्मांधता था ये साफ दिखा।
नहीं नहीं मनीष जी, आपने कुर्बान अली का नाम ले लिया तो मैं बता दूं कि ये क्यों नहीं करेंगे। तौकीर रजा ने बाटला हाउस का मामला उठाया। तौकीर रजा कांग्रेस के इस समय कांग्रेस में शामिल हो गया है, प्रियंका गांधी के साथ उसकी फोटो आई है। और ये कुर्बान अली, आरफा खानम शेरवानी, इस टाइप के लोग, इन्होंने 10 साल राज्यसभा टेलीविजन की रोटी तोड़ी है। जब तक इनको हामिद अंसारी लेके आया था, और जब तक हामिद अंसारी राज्यसभा में का सभापति रहा, तब तक ये लोग, क्योंकि राज्यसभा टीवी जो है मनीष जी उन्हीं के अंडर में होता था, तो राज्यसभा टीवी में ये लोग मोदी सरकार आने के बाद भी ये लोग उसमें डटे रहे जब तक हामिद अंसारी रहा, और ये राज्यसभा टीवी में बैठ के इस सरकार के खिलाफ जहर अभी उगला अभी एक करते डेढ़ थे। साल पहले तक थे, 1.5 2 साल पहले तक थे ये सब। बता, जब तक हामिद अंसारी था, जब अब वेंकैया हाँ हाँ, नायडू आए जब तब ये तक हटे हामिद हैं। अंसारी था। तो बिल्कुल। हाँ, तो इन्होंने वो जो नमक खाया है कांग्रेस का, हामिद अंसारी का, ये उस नमक का कर्ज चुका रहे हैं। ये पत्रकारिता तब कर ही नहीं दे रहे थे, ये एजेंडे पे थे। और वो और अब आप इससे समझ लीजिए कि किस चरित्र के लोग रहे होंगे कि अगर ये हामिद अंसारी की पसंद थे, तो हामिद अंसारी वही आदमी है जिसके लिए रा के अफसरों ने, 2 2 3 3 अफसरों ने किताबें लिख के बाकायदे कैसे बिल्कुल। उजागर किया है कि ये रा के अफसरों को विदेशों में पकड़वा रहा था, जब ईरान में ईरान और में मिस्र में। ईरान में राजदूत था जब। ईरान, हाँ, उस पर हम लोग किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। लेकिन तो जी जी। वो जो आदमी ईरान मुस्लिम देशों में मुखबिरी कर रहा था रा के अधिकारियों की, हिंदुस्तान का प्रतिनिधि होने के बावजूद, तो आप समझ लीजिए कि वो टेलीविजन में कैसे लोगों को लाया था, कैसे। तो ये कुर्बान अली और आरफा खानम शेरवानी, ये सब उसी की प्रोडक्ट है, उसी के पाले हुए लोग हैं, उसके पालतू हैं ये। तो इनको तो देश हर वो काम करना है जो देश विरोधी हो, देशघाती हो। बहुत महत्वपूर्ण सर, आपने इस फैक्ट को लेकर, आपको ये लग रहा है साफ कंक्लूड करने समय कि हम्म। आपको ये लगता है, क्योंकि ये लगातार 6 दिनों से जो चल रहा था अपना शो, उसका एक क्रमबद्ध रूप से समापन अब नए सिरे से हम लोग इस पे करेंगे, कि आखिरी कंक्लूजन के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आप कह रहे हैं कि नौकरी, राम मंदिर, इन तमाम मुद्दों से, नल जल, इन तमाम मुद्दों से महत्वपूर्ण मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर ही होगा। ये बिल्कुल मनीष जी, वोटर उत्तर प्रदेश का वोटर, क्योंकि मनीष जी उसको 30 40 साल बाद उत्तर प्रदेश के वोटरों को, विशेषकर महिलाओं को, कानून व्यवस्था का स्वाद चखने को मिला है कि उस प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। गुंडों में पुलिस का डर है, गुंडों में कानून का डर है। ये 30 40 साल बाद ये अनुभव कर रहा है उत्तर प्रदेश का मतदाता। और वो वोट डालने जाएगा तो उसकी पहली कसौटी कानून व्यवस्था होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ 100% खरे उतरेंगे और अखिलेश यादव का कार्यकाल 100% खोटा उतरेगा। और यही फैसला कसौटी का निर्णायक साबित होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में इसीलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ बड़े धूमधाम से वापसी करने जा रहे हैं। और हम लोगों ने वादा किया था मनीष जी कि प्रथम चरण का, तो 2 3 दिन बाद हम लोग प्रथम चरण के बताएंगे क्या स्थितियां हैं। और इसका मनीष जी चलते हुए बता दूं, याद दिला दूं कि अगर आप जो जागरूक दर्शक अखबार वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो पहले चरण के 58 उम्मीदवार अभी भी खुल के अखिलेश यादव कर नहीं पाया। हालांकि आज आखिरी डेट थी तो फाइनल हो गए होंगे कि कम से कम आधा दर्जन सीटों पे मनीष जी ऐसी खबरें हैं जहां सपा प्रत्याशियों ने अपने टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने से मना कर लड़ने से मना कर रहे हैं। तो जमीनी हकीकत उनकी समझ में आ रही है कि ये न्यूज चैनल, वो जो राजीव शुक्ला वाला खैराती संपादक जो घूम रहा है, वो भले जितना माहौल बनाए, लेकिन जमीन पे क्या है ये उनको सच पता लग रहा है। तो आधा दर्जन सीटों पे तो अभी ये खबरें हैं। नाम वापसी के बाद वो पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी तो हम लोग एक बार फिर मनीष जी के साथ बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।